नमस्कार, मैं रविश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को मौजूदा जगह से हटाने को लेकर याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे और सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने जो दलीलें रखी हैं, उनमें आंदोलनों के भविष्य की झलक देखी जा सकती है। ये वही दलीलें हैं जो शाहीन बाग के समय से पब्लिक स्पेस में औपचारिक रूप लेती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच में सुनवाई के दौरान कही गई बातों पर आने से पहले अदालत से आज बड़ी खबर यही आई कि मामले की सुनवाई वेकेशन कोर्ट को सौंपी जा रही है। किसान संगठनों के पक्ष को सुने बगैर अदालत ने आंदोलन को मौजूदा जगह से हटाने के आदेश देने से इनकार कर दिया और चलते चलते कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से एक सवाल पूछ दिया कि क्या सरकार भरोसा दे सकती है कि बातचीत के जारी रहने तक कानून लागू नहीं होगा। यह ऐसा सवाल था जिसके लिए शायद सरकारी पक्ष के वकील तैयार होकर नहीं आए थे। अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कह दिया कि इस जवाब के लिए सरकार से निर्देश लेने पड़ेंगे। कोर्ट ने भी यह कह दिया कि किसान संगठनों को सुने बगैर कोई फैसला नहीं देंगे। अदालत में चल रही बहस के दौरान दी जा रही दलीलें किसान आंदोलन के भविष्य से टकरा रही थी। क्या उन्हें इस जगह पर प्रदर्शन करने दिया जाएगा? जब उन्होंने हिंसा नहीं की है तो फिर हिंसा की बात क्यों उठ रही है? अगर अदालत ने आंदोलन को इस जगह से हटाने के आदेश दे दिए तो क्या होगा? दूसरा, कोर्ट जो कमेटी बना रही है क्या वाकई उनके हक में होगी? याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह दूसरे मौलिक अधिकारों से संतुलित होना चाहिए। हरीश साल्वे ने कहा कि आप शहर को बंदी बनाकर मांगे नहीं मनवा सकते। दूध, फल और सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर के पार से आते हैं। मूल्य वृद्धि अपूरणीय क्षति है। क्या मूल्य वृद्धि सिर्फ किसान आंदोलन के कारण हो रही है? पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ने से क्या जनता को नुकसान नहीं हो रहा है? क्या गैस के सिलेंडर के दाम किसान आंदोलन के कारण बढ़े हैं? तालाबंदी के कारण लाखों लोगों की नौकरियां चली गई इस फैसले से, सैलरी आधी हो गई। क्या वो अपूरणीय क्षति नहीं है? क्या इसके लिए किसान आंदोलन जिम्मेदार है? किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहस के दौरान कही गई तमाम बातों को सुनने का धीरज रखिए। चीफ जस्टिस के सवालों के जवाब में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वकील अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह लोग 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। इस तरह से रोड को ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जो किसानों ने रास्ता ब्लॉक किया है उसे हटाया जाए ताकि लोगों को फ्री मूवमेंट का रास्ता मिले। तुषार मेहता ने कहा कि बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के इस तरह के प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या यह सही है कि अगर एक रास्ते पर बैठे हैं तो पूरा शहर प्रभावित हो रहा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों ने सीमाओं को बंद कर रखा है। रास्ता किसानों ने नहीं रोका, हमारा रास्ता गवर्नमेंट सेंटर सरकार मोदी ने रोका हुआ है। हम तो आगे जाना चाहते हैं, हमको उसमें बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, पर हम सरकार को चेतावनी देते हैं अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं सुनी, वो तो पार्लियामेंट का कहते हैं अभी आगे ना दिल्ली किसान बढ़े, हम तो उसकी एक इट पर बैठ जाएंगे। ये पार्लियामेंट हमारी है, पब्लिक की है। भाई संविधान ने हमारे को राइट दिया है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान, हमारे को वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का राइट क्यों नहीं दिया गया? दिल्ली कूच करने का बताया था सरकार को पहले से ही, तो ये सरकार ने खड्डे खोदते हैं हमारे रास्ते में और पानी की बिशारे मारी है। सरकार ने बैरिकेडिंग करके हमारे रास्ते रोक के गए। कमाल की दलील थी। एक बार लगा कि इसकी कोई काट नहीं है। अगर कोविड की चिंता में इस आंदोलन को हटा देना चाहिए तो फिर क्या तुषार मेहता को पता नहीं होगा कि सरकार की तरफ से हो रहे किसान सम्मेलनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? 16 दिसंबर की यह तस्वीर है। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सभा है। क्या इस सभा की तस्वीरें बता रही हैं कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और लोग मास्क पहनकर आए थे? अगर सरकार के मंत्री कोविड की चिंता के बगैर ऐसे किसान सम्मेलन कर सकते हैं तो फिर किसानों के आंदोलन को हटाने के लिए कोविड की दलील क्यों? जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने का अधिकार बचा है आपके पास, उसके जश्न में डूबे रहिए।
इस खुशी में किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने के बाद 2 समोसे भी खाते रहिए। इस सुनवाई के दौरान बीच बीच में चीफ जस्टिस की भी टिप्पणियां आती रहीं, जिन्हें हमारे सहयोगी आशीष भार्गव भेजते रहे। उन टिप्पणियों का संकलन, कुछ टिप्पणियों का संकलन इस प्रकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। हम स्वीकार करते हैं कि किसानों को विरोध का अधिकार है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी चाहिए, इसलिए हम कमेटी के गठन के बारे में सोच रहे हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति के बारे में सोच रहे हैं। बातचीत भी चले और प्रदर्शन भी जारी रहे। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पैनल सुझाव दे सकता है, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो, ना कोई हिंसा हो। कमेटी बनाने की बात पर पंजाब सरकार की तरफ से पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार को कमेटी बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। बहस के दौरान एक जगह पर याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोई पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उससे नुकसान की राशि वसूली जाए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की चिंता वाजिब है, लेकिन किसान जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे तब सार्वजनिक संपत्ति नाम की सड़क को बीच से किसने काटा था? क्या सरकार जनता को रोकने के लिए सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ऐसे कर सकती है, तब भी जनता की तरफ से कोई हिंसा ना हो, उकसावा ना हो? इस चर्चा के संदर्भ में चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि जुर्माना अदा करने के लिए शिवसेना को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसका क्या हुआ? तो साल्वे ने कहा कि कभी जुर्माना नहीं भरा गया। पी चिदम्बरम ने कहा कि रास्ता किसानों ने नहीं, पुलिस ने रोका है। कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था का मसला पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ग्रुप भानु की तरफ से वकील एपी सिंह ने बहस की शुरुआत की और कहा कि देश कृषि प्रधान देश है। कोरोना और तालाबंदी के समय किसानों ने देश को बचाया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चीफ जस्टिस ने यूनियन से कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से दिल्ली के लोग भूखे हो जाएंगे। आपका उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बातचीत ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सालों तक प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान जाएंगे वो शांति रखेंगे या नहीं ये नहीं कह सकते। हम आपको प्रदर्शन से नहीं रोक रहे, आप प्रदर्शन कीजिए। प्रदर्शन का एक मकसद होता है, आप सिर्फ प्रदर्शन पर नहीं बैठ सकते हैं, बातचीत करनी चाहिए। किसानों को बड़ी संख्या में दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यह फैसला पुलिस का होगा, ना अदालत का, ना कि सरकार का जिसका आप विरोध कर रहे हैं। हम तो आना चाह रहे थे, जितने बैरिकेड लगाए सरकार ने लगाए ना, हम तो आना चाह रहे थे। लेकिन अब ये थोड़ा ही है कि पहले सरकार उस तरफ मनाए, फिर सरकार उस तरफ मनाए, हमें डंडे मारे, हमें मुकदमे 3 मुकदमे 307 के दर्ज कर दिए हमें बैरिकेड तोड़ने पे। क्या किसको मारने जा रहे थे? हम अपनी बात मनवाने के लिए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम दिल्ली अपने देश की राजधानी में प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये कौन सा लोकतंत्र है? सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, सरकार के ऊपर दंडित करना चाहिए सरकार को। आपने क्यों नहीं आने दिया इनको? क्यों इतना बड़ा बखेड़ा करवाया? यहाँ पे हमें बिठाया तो सरकार ने बिठाया। इस तरह बहस चलती रही। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी किस किस को दी है। याचिकाकर्ता ने कहा भारतीय किसान यूनियन, टिकैत आदि को दिया है। तब चीफ जस्टिस ने पूछा क्या किसान संगठनों के आज के सुनवाई में शामिल ना होने पर भी हम कमेटी का गठन कर दें? जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा 42 संगठन हैं। तब कोर्ट ने कहा कि कल भी सुनवाई पूरी नहीं होगी और हम किसान संगठनों को सुने बगैर आदेश जारी नहीं करेंगे। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में किसान आंदोलन को हरी झंडी दे दी है और कहा है कि उसका विचार ये है कि किसानों के इस आंदोलन को, इस विरोध प्रदर्शन को इजाज़त देनी चाहिए, बिना किसी बाधा के ये चलता रहे और इसके साथ साथ किसी भी प्रदर्शनकारी या फिर पुलिस द्वारा हिंसा नहीं की जानी चाहिए, शांति भंग नहीं की जानी चाहिए। 3 जजों ने अपने इस फैसले में ये भी कहा है कि उसका विचार ये है कि विरोध प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है और किसानों को भी ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखने के लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये सब पब्लिक ऑर्डर के अधीन है और कानून के मुताबिक होना चाहिए।
इस दौरान किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए और ना ही किसी की संपत्ति का नुकसान होना चाहिए। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, इससे किसानों के इस आंदोलन को और बल मिलेगा। हालांकि शाहीन बाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोई भी पब्लिक स्पेस यानी कोई सड़क या कि सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बननी चाहिए और एक कमेटी जो बनेगी वो आप लोग के बीच में नहीं कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स प्लीज। जब तक हमारे वकील उनसे सलाह करके हम कोई डिसीजन नहीं लेते, नो कमेंट। किसानों की लड़ाई अब इस पर आकर सिमट जाएगी कि उनका सारा समय इसी में जाएगा कि वे साबित करें कि किसान है भी या नहीं। 16 दिसंबर को किसान आंदोलन और किसानों की हालत से दुखी संतराम सिंह ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। किसान आंदोलन के मंच से संतराम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और 2 घंटे तक शबद कीर्तन हुआ। आंदोलन के 12 प्रतिनिधि संतराम सिंह के डेरे पर भेजे गए हैं। सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल बाबा राम सिंह के दर्शन करने के लिए नानकसर सिंगड़ा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने संत राम सिंह को श्रद्धांजलि दी है। इस बीच जैसे जैसे सरकार से बातचीत अनिश्चितता की दिशा में बढ़ रही है, किसान आंदोलन का मंच स्थायित्व की तरफ बढ़ने लगा है। शुरू में ट्रैक्टर की ट्रॉली पर ही अस्थायी मंच बना था, उसके बाद पिछले हफ्ते मंच को व्यवस्थित रूप दिया गया, लेकिन अब इसे और बड़ा किया जाने लगा है और ठोस आकार दिया जा रहा है। यहाँ सर्द भरी हवाएं इतनी तेज हैं कि मंच के किनारे के पर्दे उड़ने लग जाते हैं। आज सुबह भी टिकरी बॉर्डर से एक किसान की मृत्यु की खबर आई। बठिंडा के गांव तुंगवाली के किसान जय सिंह की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि ठंड से मौत हुई होगी। जय सिंह के 3 बच्चे हैं। कुरुक्षेत्र के पहवा में सलून चलाने वाले लाभ सिंह से मिलिए। लाभ सिंह आंदोलन की जगह ही अपनी दुकान लेकर आ गए हैं, फ्री में सेवा दे रहे हैं। अब जब आंदोलन लंबा चलेगा तो हजामत की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो ये सारी सेवा यहाँ पे मुफ्त चल रही है? हाँ जी, ये सब सेवा मुफ्त चल रही है। अच्छा, तो क्या क्या यहाँ पर सेवा आप दे रहे हैं? कटिंग है, हाँ। जो दाढ़ी है, सेव है, धागा है, क्लाइंट का कलर है, जो भी जरूरत है वो कर रहे हैं। अच्छा, और सारा फ्री में? सब फ्री में, हाँ जी। तो आप लोग क्या वेटिंग में खड़े हुए हैं जी? हाँ हाँ, कलर कराना है। क्या कलर कराए आपने? हाँ, कराया है, इसने कराया है। अच्छा, अभी दाढ़ी बनाएंगे। अच्छा, अभी कलर करा के खड़े हुए हैं। हाँ। और अभी दाढ़ी बनवाने का भी प्रोग्राम है। हाँ, बाल भी कटाना है। अच्छा, बाल भी कटवाने हैं। बाल अच्छा, भी कलर करा के बोला है। एक तरफ कानून के नुकसान को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसके फायदे बताने के लिए सरकार ने खुद को प्रचार युद्ध में झोंक दिया है। गोदी मीडिया से लड़ने के बाद किसान आंदोलन अब डिजिटल स्पेस में लड़ने आ गया है। @ किसान एकता मोर्चा के नाम से ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर खाते खोले गए हैं। क्या किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल से किसान आंदोलन प्रोपेगेंडा की लड़ाई लड़ लेगा? क्या इतना ही काफी है? हम लोगों को ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे हम लोग किसान नहीं है। डायरेक्टली वो हम पे, एक तो होता ना इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो हम लोगों पे वार कर रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं, हम वकवादी हैं, हम पक्षपाती हैं, माओवादी हैं। क्या क्या नाम नहीं दे रहे हम लोगों को। हम लोगों ने ये जरूरत समझी कि हमारी भी एक टीम होनी चाहिए जो हर एक बात को काउंटर करे। जो भी ये हमारे खिलाफ जो शरारती अंसर हैं, जो एंटी आंदोलन IT विंग्स हैं, जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, इनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। दैट वाज द रीजन कि हम लोगों ने ये IT विंग क्रिएट करा है। किसानों को एहसास होने लगा है कि उनकी लड़ाई मुद्दों से ज्यादा प्रोपेगेंडा से है। किसान एकता मोर्चा के अलावा एक और ट्विटर हैंडल है जो आंदोलन का तो नहीं है मगर आंदोलन के बारे में है। इसका नाम है ट्रैक्टर टू ट्विटर। लुधियाना के भावजीत सिंह और उनके 4-5 दोस्तों ने फर्जी और गलत खबरों से लोहा लेने के लिए 28 नवंबर को ट्विटर पर खाता खोला, जिसे 12,000 से अधिक लोग फॉलो कर रहे हैं। भावजीत सिंह पेशे से IT इंजीनियर हैं और किसान के बेटे हैं। फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत जानकारी दी जाती है किसानों के बारे में, इनके प्रोटेस्ट के बारे में। उनको काउंटर किया जाए और जो सही इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। दूसरा ये था कि ये हमारे खाने का, नहाने का और इवन जो हमारे फार्मर शहीद हो रहे हैं उनका भी मजाक बनाया जा रहा था। तो हमें बहुत जरूरत थी कि हम इस बात का जवाब दें।
इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि देश में खुद को 70 करोड़ बताने वाले किसान इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जब 10,000 12 लाइक्स की गिनती करेंगे, उधर सरकार किसानों के लिए किए गए कामों को लेकर नए नए बुकलेट जारी कर रही है। आज भी एक बुकलेट जारी किया गया है, हिंदी में और अंग्रेजी में भी। खेती किसानी को लेकर सरकार के मंत्री खूब ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 दिसंबर की दोपहर मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 23,000 ग्राम पंचायतों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। विधायकों और मंत्रियों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। इस दौरान 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि भी दी जाएगी। हमने देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री हों, तमाम केंद्रीय नेता हों या बीजेपी के मध्य प्रदेश के आला नेता हों, उन्होंने किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया है, राजधानी भोपाल में भी, दूसरे शहरों में भी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे किसानों को। और ये माना जा रहा है कि जो खरीफ 2020 में फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए अनुमानित राशि लगभग 1800 करोड़ रुपए की सौगात किसानों को देंगे। और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड और तमाम ऐसी चीज़ें, जो मुख्यमंत्री हैं वो रायसेन में मौजूद रहेंगे और तमाम जो बड़े नेता हैं वो दूसरे संभाग या दूसरे जिलों में, मुख्यालयों में इसको वेबकास्टिंग के माध्यम से तमाम दूसरे तरीकों से किसानों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ये फायदा गिनाने की कोशिश की जाएगी कि इन कृषि कानूनों से किसानों को क्या फायदा है। जैसे हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के आला नेताओं ने कहा कि अगर एक बार केंद्र सरकार से इशारा हो तो वो 1 लाख किसानों को दिल्ली पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है, किसानों को समझाना चाह रही है कि इन कृषि कानूनों से उसे क्या फायदा हो सकता है। सरकार को बिल्कुल अपनी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए और पक्ष रखना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए जो अनुराग द्वारी अपनी रिपोर्ट में बताना चाहते हैं। सरकार कहती है मंडियां बंद नहीं होंगी, फिर क्यों कई किसानों को लगता है कि मंडियां पहले की तरह कारोबार नहीं कर रही हैं? यह रिपोर्ट काफी मेहनत से तैयार की गई है, तो आप भी धीरज के साथ इसे देखिए। मंडी बंद नहीं होगी, ये झूठी बात कर रहे हैं। मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। मामा ने 2 रुपया की जगह 50 पैसा अठन्नी मंडी टैक्स कर दिया। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? अरे जोर से बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? अभी खेती किसानी जानते नहीं है। मंडी चालू रहेगी, मंडी टैक्स हमने घटा दिया ताकि मंडी प्रतिस्पर्धा में टिकी रहे। मंडी की व्यवस्था अच्छी करो, मंडी में बिके, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके मंडी के बाहर कहीं खरीद सकता है। किसान जहां चाहे उसकी मर्जी। दाल भात में मूसल चंद तुम कौन होते हो कि यही मंडी में ही बैठे? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंडी बंद नहीं होगी, फिर ये भी कह रहे हैं कि आय घटी है क्योंकि उन्होंने टैक्स घटा दिया है। लेकिन हकीकत क्या है? मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों की ये मंडियां, कुछ मंडियों में कामकाज धीमा हो गया है तो कहीं ठप। मंडी कर्मचारियों की माने तो ये सब मॉडल मंडी एक्ट की वजह से हुआ, जो राज्य में 1 मई से लागू हो गई, जिसमें निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। गोदाम, साइलो, कोल्ड स्टोरेज को भी प्राइवेट मंडी घोषित करने का प्रावधान किया गया। मंडी के बाहर सीधे खरीद का प्रावधान किया गया। मंडी शुल्क को 1 रुपये 70 पैसे से घटाकर 50 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया। मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई-अनुज्ञा के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर के महीने में राज्य की 269 मंडियों में से लगभग 47 मंडियों में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। अक्टूबर में ही तकरीबन 143 मंडियों के कारोबार में 50 से 60% तक की गिरावट देखने को मिली। 79 मंडियों में फल सब्जियों की आवक की वजह से कारोबार हुआ। राज्य में 298 उपमंडियों में कोई भी कारोबार नहीं हुआ। मंडियों में कारोबार घटने से मंडी बोर्ड का टैक्स लगभग 64% घट गया। अप्रैल से ये अपने यहाँ जब जून से केंद्रीय अध्यादेश लागू हुआ, जब से अब तक की स्थिति में कम से कम 70% की आय होती गिरावट है मंडी, जबकि मंडी के अंदर कोई टैक्स नहीं है व्यापारी को, और मंडी के बाहर टैक्स नहीं है, अंदर टैक्स है। तो जब अंदर टैक्स लगेगा तो कोई व्यापारी यहाँ खरीदने के लिए नहीं आता। पिछले साल की तुलना में तो इस वर्ष का बिजनेस आधा हो गया है। जब से ये नया एक्ट लागू हुआ, जब से यहाँ पर आवक भी कम हुई, बाहर गल्ले की ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है, डायरेक्ट जो मिलों में जाता है, इस कारण यहाँ कामकाज पिछले साल की अपेक्षा इस साल प्रभावित हुआ, काफ़ी कम है।
जिससे यहाँ का मजदूर वर्ग भी, व्यापारी वर्ग भी और मंडी की आय भी प्रभावित हुई। 18 मंडियों में 3 मंडियों की प्रांगण चालू हैं, सतना, नागौद, रीवा। इसके अलावा 15 मंडियों के प्रांगण टोटल बंद हैं, जीरो हैं। ना वहाँ कोई खरीदने वाला व्यापारी है, ना कोई किसान आ रहे हैं। इसलिए पूरी इनकम जो है जीरो हो गई है 15 मंडियों की। अब जो 3 मंडियों में जो आय आ रही है उसमें सरकार ने 1.5% को घटा करके 50 पैसा कर दिया है, आधा प्रतिशत कर दिया। इसकी मार ये पड़ रही है कि 14 नवंबर से और अब तक जितनी मंडी फीस जमा हुई है व्यापारियों द्वारा जो जमा की गई है उसी की भरपाई करते करते अभी इन तीनों मंडियों को जनवरी तक भरपाई करेंगे, तब उनका पट पाएगा जो एडवांस जमा हो गया उनका। और जब भी आय होगी तो 50 पैसा इतना कम है कि मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लाइट, पानी, बिजली, इन सब तमाम खर्चों में ही वो पैसा ख़त्म हो जाएगा और कर्मचारी को सैलरी के नाम पर 1 पैसा नहीं बचेगा। नया शासन ने एक्ट निकाला है, उससे क्या हुआ है कि व्यापारी अब बाहर भी खरीद सकता है और मंडी के अंदर भी खरीद सकता है। इस कारण से थोड़ी हमारी आवक प्रभावित हुई है। हमारी आवक लास्ट ईयर से मात्र 25% कम चल रही है अभी। आंकड़े यही कहते हैं, सूनी मंडियां यही कहती हैं, कर्मचारी, कारोबारी, किसान यही कहते हैं, लेकिन मंत्री जी कहते हैं ये सब झूठ है। कांग्रेस कहती है सरकार झूठी है। पिछली बार 656 करोड़ 16 लाख रुपए की आय हुई थी 1 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक। इस साल 20 में 1 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक 657 करोड़ 27 लाख की आय हुई है, यानी 1 करोड़ की ज्यादा हुई है। छोटी मंडियां जो उप मंडियां पहले ही उनमें नहीं थे, व्यापारी खरीदी होती नहीं थी। ये जरूर 0% कारोबार। हाँ, तो चालू ही नहीं हुई कभी मंडियां, उप मंडियां। मध्य प्रदेश में भी मई में मंडी एक्ट, मॉडल मंडी एक्ट सरकार ने लागू किया था, शिवराज सरकार ने। उसके बाद से देखा जाए तो अब मंडी का जो कारोबार है वो 70% कम हो गया है। 47 के करीब मंडियां बंद हो गई। 267 मंडी में से 47 मंडियों में कारोबार ठप हो चुका है। पूरी तरह से मंडी व्यवस्था खत्म हो रही। किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। समर्थन मूल्य घोषित तो होता है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। शिवराज सरकार का मॉडल एक्ट फेल हुआ है और जो वर्तमान कृषि कानून है यदि ये लागू किया गया तो इसमें यही हाल होगा। निजी मंडियों को बढ़ावा मिलेगा और कहीं न कहीं बड़े कारपोरेट घरानों को बढ़ावा मिलेगा और मंडी व्यवस्था खत्म होगी, एमएसपी व्यवस्था खत्म होगी। यह मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी प्रूव हो चुका है। मध्य प्रदेश में कुल 269 मंडियां जबकि 298 उप मंडियां हैं। इन मंडियों में लगभग 6500 कर्मचारी कार्यरत हैं। 45,000 रजिस्टर्ड कारोबारी हैं। मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5% टैक्स लेकर आधा % टैक्स राज्य सरकार को देता है। 1% से कर्मचारियों को वेतन पेंशन मिलता है। कर्मचारी कह रहे हैं नए कानून से सबकी कमर टूट गई है। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार की अपनी दलीलें हैं, किसानों की अपनी आशंकाएं। मध्य प्रदेश ने मॉडल मंडी एक्ट को मई के महीने में लागू कर दिया था और 6 महीने बाद अगर इसके नतीजों को देखें तो किसानों की जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं लगती हैं। अक्टूबर के महीने में मंडी के कर्मचारियों, हमालों, तुलावटियों ने वल्लभ भवन को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त ये खबर सुर्खियों में नहीं थी। आज जब किसान भी धरने पर बैठे हैं तो नए सिरे से इन कानूनों के बारे में सोचने की और इन्हें परिभाषित करने की ज़रूरत है। छतरपुर से अरविंद, रीवा से जावेद, खंडवा से निशाद और कटनी से आरबी गुप्ता के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। काश किसानों की हकीकत सरकारी पोस्टरों से अलग नहीं होती। दरअसल भारत की राजनीति से किसान शब्द का राजनीतिक महत्व समाप्त हो चुका है। इस समय जो आप देख रहे हैं वो उसका औपचारिक समापन समारोह है। होप यू गेट माई पॉइंट। अखबार पढ़ने से समाचार पढ़ना नहीं आता है और न्यूज चैनल देखने से समाचार देखना नहीं आता है। आपको बुरा लगेगा लेकिन यह बात सच है। यह लड़ाई आपकी भी है, पाठक और दर्शक के रूप में बचाने की लड़ाई। वाणिज्य रेल मंत्री पीयूष गोयल ने धान की खरीद को लेकर 3 ट्वीट किए हैं इस महीने। वही ट्वीट बाकी मंत्रियों ने भी किए हैं, लेकिन इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि सूचनाओं को समझना, पकड़ना कितना मुश्किल काम हो गया है। 5 दिसंबर को वाणिज्य मंत्री ट्वीट करते हैं कि देश में धान की खरीद 336 लाख मीट्रिक टन हुई है और इसमें पंजाब का हिस्सा 60% है। 11 दिसंबर को ट्वीट करते हैं कि देश भर में धान की कुल खरीद 369 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है और पंजाब का हिस्सा 55% है। आज ट्वीट किया है कि 16 दिसंबर तक भारत में धान की कुल खरीद 399 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है और इसमें पंजाब का हिस्सा 51% है। 5 दिसंबर को पंजाब का हिस्सा 60% था, 16 दिसंबर को 51% हो गया। मंत्री जी ने अपने तीनों ट्वीट में यह नहीं बताया
कि क्यों 11 दिनों के भीतर कुल धान की खरीद में पंजाब का हिस्सा 60 से घटकर 51 पर आ गया है। क्या वे तारीफ कर रहे हैं या उन्हें भरोसा है कि 60% वाला ट्वीट किसी को याद नहीं होगा? दरअसल यही प्रचार का जादू है। 15 दिसंबर तक पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद होती है, बाकी देश में आगे तक चलती रहती है। तो जैसे जैसे बाकी राज्यों से खरीद के आंकड़े आएंगे, उसमें पंजाब का हिस्सा कम होता जाएगा और देश का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। आमतौर पर सरकार की खरीद में किसी भी साल पंजाब का हिस्सा 30-32% से अधिक नहीं होता। अब देखना यह है कि क्या इस साल ज्यादा होगा। अंतिम आंकड़ों के आने का इंतजार करना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 दिसंबर की सुबह ट्वीट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेघालय की लकडोंग हल्दी की अमेरिका में लॉन्चिंग की। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेघालय, जहां की 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, वहां की प्रमुख फसलों में शामिल हल्दी की क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि आज इसकी लॉन्चिंग अमेरिका में हो रही है। अच्छी बात है कि मेघालय की हल्दी अमेरिका में लॉन्च हुई है। भारत के किसान निर्यात करते रहे। क्या मेघालय से आई यह अच्छी खबर देश के हल्दी के किसानों की असली तस्वीर है? इंटरनेट में सर्च करना चाहिए कि पिछले दिनों तेलंगाना और कर्नाटक में हल्दी को लेकर क्या क्या खबरें छपी हैं। हिंदू अखबार में हल्दी के दाम और किसानों की समस्याओं को लेकर कई रिपोर्ट छपी हैं। हमने 19 दिसंबर 2019 से लेकर 5 अक्टूबर 2020 तक की 4-5 रिपोर्ट देखी है। इससे पता चला कि भारत में हल्दी की खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो होती है, लेकिन तेलंगाना हल्दी उत्पादन का केंद्र है। तेलंगाना के किसानों का एक रिपोर्ट में बयान छपा है कि 1 एकड़ में हल्दी की खेती करने पर 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं और सिर्फ लागत निकालने के लिए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव चाहिए, मगर 4,500 से 6,500 के बीच ही भाव मिल पाता है। किसान हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग करते रहे हैं। इन्हीं रिपोर्ट से पता चलता है कि हल्दी की किस्मों के नाम पीतांबर, प्रभा, राजेंद्र सोनिया और रोमा हैं। सरकार ने टर्मेरिक टास्क फोर्स कमेटी भी बनाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है कि वे 20 दिसंबर को नारनौल में किसानों को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और किसान कानून की प्रतियां फाड़ दी गईं। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इन दोनों कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ब्रेक में जाने से पहले एक और खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि डॉक्टर कफील खान पर अवैध रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। उन्हें 6 महीने जेल में बंद रखा गया। यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां उसकी अपील रिजेक्ट हो गई है। अवैध रूप से एनएसए लगाए जा सकते हैं इस देश में, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने की आजादी जब तक व्हाट्सएप में है, तब तक रिलैक्स रहिए और ब्रेक ले लीजिए। महाराष्ट्र में कोविड के मामले तो घट रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 95 मौतें हुई हैं। भारत के कुल एक्टिव मामलों में 19% मामले महाराष्ट्र से हैं, वहीं कुल मौतों में 33% महाराष्ट्र से। राज्य के 4 जिलों में 64% एक्टिव मामले हैं और राज्य की 54% मौतें भी इन्हीं जिलों से हैं। महाराष्ट्र सरकार के टेक्निकल एडवाइजर मानते हैं कि सुपर स्प्रेडर पर लगाम जरूरी है। एक दिन में 95 मौत,
महाराष्ट्र कोरोना के मृत्यु ग्राफ में फिर से सबसे ऊपर है। सोमवार को 60, मंगलवार को 70 तो बुधवार को 95 संक्रमितों की जान चली गई। बीते 3 दिनों में पॉजिटिव मामलों में 45% की बढ़ोतरी भी हुई है। देश के आंकड़ों से तुलना करें तो कुल एक्टिव मामलों में से 19% मामले महाराष्ट्र से हैं, लेकिन मौतें 33% महाराष्ट्र से हैं। भारत में बुधवार को हुई मौत के आंकड़े देखें तो 27% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र के कुल एक्टिव मामलों में 64% मामले पुणे, ठाणे, नागपुर और मुंबई से हैं। राज्य की 56% मौतें इन्हीं 4 जिलों से हैं। कुछ जगह पर देखा जाए तो फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है वो कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा है, जो कि चिंता की बात है और वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पुणे की जो पेशेंट है एक्टिव, उसमें कम से कम 16,000 से ऊपर पेशेंट है, 16,953 है। उसके बाद ठाणे में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं, उधर 11,034 पेशेंट अभी तक एक्टिव केसेस है। बम्बई में 6,958 एक्टिव केसेस है। लगभग 17,000 केसेस पूना में है। पिछले 24 घंटों में 650 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि पुणे के सिचुएशन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि पुणे प्रशासन का कहना है कि उनकी मुहिम से शहर के पॉजिटिविटी रेट में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। अपने को जो डर था कि दिवाली के बाद ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा कोविड का, तो वो पुणे में नहीं बढ़ा है। हमने एक सोशल अभियान पुणे में चलाया, उसका नाम था पुण्याचा निर्धार कोरोना हद्दपार। हमने डिसाइड कर लिया था कि ये कोरोना हम यहाँ से दूर भगाएंगे, तो उसका भी अच्छा परिणाम हमको मिला, जो कि आज पॉजिटिविटी रेट हमारा 8 के नीचे आ गया है। कोरोना के ग्राफ में महाराष्ट्र को नीचे लाने के लिए सरकार के टेक्निकल एडवाइजर डॉक्टर सुभाष सालुंखे मानते हैं कि राज्य में संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर पर लगाम जरूरी है। सुपर स्प्रेडर की फौरन जांच कर इन्हें आइसोलेट करना और जल्द ट्रीट करना जरूरी है। स्ट्रैटेजी के तौर पर फिलहाल सुपर स्प्रेडर्स पर फोकस बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के कुछ शहर जहां संक्रमण में कमी देखते हैं तो कुछ तेजी, कुछ वक्त के लिए आंकड़े कम दिखते हैं, लेकिन भारत की कुल संख्या में महाराष्ट्र अव्वल ही नजर आता है। सबसे बड़ी चिंता है मौतें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।